नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रक्रम। उसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि क्या आप 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं, और पता लगाइए कि वे चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेट की सहायता ही ले रहे हैं, अभी यूट्यूब से देख रहे हैं, तो 10 पुनर्योगज प्रोटीन और उसके चिकित्सीय उपयोग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्रमांक पुनर्योगज प्रोटीन और उसके उपयोग या कहे तो चिकित्सीय उपयोग। तो पहला है इंसुलिन। इंसुलिन का उपयोग हम लोग करते हैं ह्यूमन इंसुलिन का मधुमेह के उपचार में। मधुमेह यानी जो चिनिया बीमारी जिसको कहते हैं शुगर, उसके उपचार में किसका उपयोग करते हैं? तो इंसुलिन का। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पुनर्योगज प्रोटीन है। दूसरा बात करें तो इंटरफेरॉन अल्फा, इसका उपयोग हम लोग वायरल संक्रमण और कैंसर के उपचार में करते हैं। तीसरा बात करें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH, इसका उपयोग हम लोग जो बौनापन रह जाता है उसके उपचार में हम लोग करते हैं, जो बौना रह जाता है व्यक्ति उसके उपचार में। उसके बाद बात करें एरिथ्रोपोइटीन, इसका उपयोग हम लोग करते हैं एनीमिया के इलाज में। क्या इसका उपयोग करते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण को बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी इसका उपयोग करते हैं हम लोग जो रक्त यानी थक्का बन गया है अगर शरीर में, तो रक्त का थक्का को घोलने में, जैसे कि जिसको हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, या स्ट्रोक आता है तो उसमें हार्ट जम जाता है, मतलब हार्ट में ब्लड जम जाता है, तो उसका कारण है इसे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका? तो TPA का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें तो ह्यूमन कोलेटिंग फैक्टर 8, इसको उपयोग करते हैं हम लोग हीमोफीलिया ए के रोग के इलाज में। उसके बाद बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग करते हैं हम लोग कैंसर के उपचार में, रूमेटोइड आर्थराइटिस और अन्य रोगों के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किस रोग में? तो हेपेटाइटिस बी संक्रमण की रोकथाम के लिए। उसके बाद बात करें तो इंटरल्यूकिन 2 का यूज करते हैं यानी IL-2 को। इसका कहाँ पे यूज करते हैं? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने हेतु यूज करते हैं। उसके बाद बात करें तो डीनेज कहे तो रिकमेंडेड फॉर्म होता है, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सचित्र चार्ट के आरेखित निरूपण के साथ बनाइए जो प्रतिबंधन एंजाइम को जिस क्रियाधार DNA पर यह कार्य करता है, जैसे कि उन स्थलों पर जहाँ यह DNA को काटता है वह इससे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि DNA अणु डबल हेलिक्स संरचना प्रतिबंधन एंजाइम जो है यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक विशेष अनुक्रम साइट को पहचानता है। जैसे कि इको R1 की अगर बात करें तो 5 से 3 में बात करें तो GAATTC, और 3 से 5 में बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा यानी CTTAAG। ठीक है। और यह अनुक्रम को काटता है और स्टिकी इंट्स उत्पन्न करता है, यानी चिपचिपा अंत जो है इसका उत्पन्न करता है। और GATTC, और यहाँ देखिए GATTC और नीचे CTAAG, यानी जो पैलिंड्रोमिक बन रहा है। पैलिंड्रोमिक होता है कि उल्टा सीधा पढ़ने पर समान हो, और उत्पाद के 2 टुकड़े DNA के जिनमें स्टिकी इंड होते हैं और जो पुनर्योगज रिकम्बिनेशन में सहायता करते हैं। यानी जहाँ चिपचिपा होगा तभी तो यहाँ से 2 को काटेंगे DNA, तो कहीं से कहीं 2 को जोड़ना है। पुनर्योगज किसको कहते हैं? कि 2 DNA को हम लोग आपस में जोड़ते हैं उसी को। तो यहाँ पे जो DNA को जोड़ने के लिए तो यहाँ पे एक गोंद जैसा होना चाहिए ना, तो चिपचिपा पॉइंट होता है जहाँ पे इस मतलब जिस अनुक्रम में ये करता है वहाँ पे चिपचिपा पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कक्षा 11वीं में जो आप पढ़ चुके हैं कि उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या DNA? आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए एंजाइम्स और DNA के आणविक आकार की तुलना में
अगर बात करें तो सबसे पहले तो डीएनए एक बहुत बड़ा अणु होता है जो लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जबकि एंजाइम प्रोटीन के अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जिनमें सामान्यतः सैकड़ों अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। अगर इसका पता लगाने का तरीका क्या है तो सबसे पहले तो बात करेंगे आणविक भार की मोलिकुलर वेट की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए एंजाइम का भार अगर 1,00,000 डीए है तो डीएनए क्रोमोसोमल का भार होगा अरबों मतलब 1 मिलियन में होगा। ठीक है, निष्कर्ष यही निकलता है कि डीएनए का आकार और भार एंजाइम से कहीं अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होगी, अपने अध्यापक से परामर्श लीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए कि मानव कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता अगर बात करें तो एक मानव डिप्लॉयड कोशिका 2N में डीएनए की मात्रा लगभग 6.6 पिकोग्राम होती है और इसे मोलर सांद्रता में व्यक्त करने के लिए कोशिका आयतन और डीएनए के आणविक भार का प्रयोग किया जाता है। और हम इसका जो प्रयोग जो है एक तरह से हम लोग किसी लैब में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज मिलते हैं, अपने उत्तर सही सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा नहीं, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियाइज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये केवल प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल कोशिका में पाए जाते हैं। कारण है कि बैक्टीरिया अपने बचाव हेतु इन्हें बनाते हैं ताकि बाहरी डीएनए जैसे कि वायरस का डीएनए इसको काट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त की तुलना में कौन सी अन्य कंपन फ्लास्क सुविधाएं होती है। तो कंपन फ्लास्क यानी शेकिंग फ्लास्क की अन्य विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले अच्छी हवा और मिश्रण के अलावा कंपन फ्लास्क में पोषक तत्व जो है का समान वितरण होता है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि समान रूप से होती है। फ्लास्क जानते हैं ना, एक बड़े बर्तन को कहा जाता है। तीसरा कि झाग जो है कम बनता है, तापमान समान रहता है और ऑक्सीजन का उचित प्रवाह बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक से परामर्श कर 5 पैलिंड्रोमिक अनुप्रयास करना होगा कि क्षारक युग्म नियमों को पालन करते हुए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बनाने के उदाहरण का पता लगाइए। तो पैलिंड्रोमिक मालूम होना चाहिए कि आगे और पीछे पढ़ने से समान होना चाहिए। तो 5 पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के उदाहरण यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पहला है GAATTC। देखिए इसका समान यानी विपरीत पूरक अगर बात करें, अनुक्रम ये हो गया और विपरीत पूरक अगर बात करें तो इसका उल्टा पूरक CTTAAG। उसी तरह यहाँ है GGATCC, तो यहाँ पर हो गया CCTAGG। उसके बाद है AAGCTT, तो यहाँ पे उसका उल्टा TTCGAA। उसके बाद CCCGGG, तो यहाँ पर हो गया GGGCCC, यहाँ पे CCCGGG, तो यहाँ पे GGGCCC। उसके बाद GTCGAC, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा CAGCTG। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्युगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, पुनर्युगज डीएनए क्रॉसिंग ओवर की अवस्था में बनते हैं। दूसरा, यह अर्थसूत्री विभाजन यानी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 चरण में होता है और विशेष रूप से पैक्टिन की अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर एंजाइम को वर्ण योग चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि प्रतिवेदक एंजाइम का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या बाहरी यानी फॉरेन डीएनए सफलतापूर्वक परपोषी यानी होस्ट कोशिकाओं में प्रवेश कराया गया है या नहीं। और कार्य प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले कि बाहरी डीएनए को एक वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है जिसमें रिपोर्टर जीन भी होता है। दूसरा, यह रिपोर्टर जीन किसी दृश्य पहचान योग्य पदार्थ जैसे कि रंग या फ्लोरेसेंस का निर्माण करती है और
जब डीएनए परपोषी कोशिका में सफलतापूर्वक प्रवेश करता है तब रिपोर्टर एंजाइम सक्रिय हो जाता है और रंग परिवर्तन या प्रकाश उत्सर्जन दिखाता है। उदाहरण के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन या अगर बात करें तो यह नीला रंग उत्पन्न करता है जब XGL सब्सट्रेट दिया जाता है। इसी प्रकार नीला कॉलोनी वाले जीवाणु सफल ट्रांसफॉर्मेंट को दर्शाते हैं। अन्य उदाहरण अगर इसका बात करें तो GFP यानी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो कि ल्यूसिफेरेस आदि होता है, आदि जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला है प्राकृतियन का उद्भव, बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन, तीनों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो बात करें प्राकृतियन उद्भव की, तो यह डीएनए के विशिष्ट स्थान है जहां डीएनए की प्रतिकृति बनना जो है यानी रेप्लिकेशन आरंभ होती है। दूसरा कि प्लाज्मिड या क्रोमोसोम पर एक या अधिक ORI स्थल होते हैं। तीसरा, प्लाज्मिड के लिए ORI स्थल आवश्यक है ताकि यह परपोषी कोशिका में स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रतिकृतियन का उद्भव। दूसरा बात करें बायोरिएक्टर की, तो यह एक बड़ा बंद पात्र होता है यानी वेसल्स होता है जिसमें सूक्ष्म जीव, पशु की कोशिकाएं या पौधे की कोशिकाएं नियंत्रित परिस्थितियों में उगाई जाती है ताकि जैविक उत्पाद यानी प्रोटीन, एंजाइम जो है का निर्माण बड़े पैमाने पर हम इसका उत्पादन कर सकें। तीसरा कि इसका उत्पादन pH, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा बात करें अनुप्रवाह संसाधन यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की, तो इसका यह जो है यह जैव उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया होती है जिसमें तैयार उत्पाद को शुद्ध यानी प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें शामिल अगर होगा तो किसी भी चीज़ को शामिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब साफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसमें उसको साफ अलग करते हैं यानी सेपरेशन यानी पृथक्करण, उसके बाद शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन, उसके बाद करते हैं पैकेजिंग। ठीक है, और गुणवत्ता परीक्षण की बात करें क्वालिटी टेस्टिंग की, तो यह प्रक्रिया उत्पाद को व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेप में बताना है PCR, प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए और काइटिनेज। तो सबसे पहले बात करें PCR की यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिससे डीएनए में किसी विशेष भागों की लाखों प्रतिलिपियां यानी कॉपीज बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में होता है कि डीएनए जो है डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग अलग करते हैं। दूसरा एनिलिंग यानी प्राइमर से जुड़ते हैं। तीसरा एक्सटेंशन यानी टैग पॉलीमरेज नए डीएनए स्ट्रैंड बनाता है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं डीएनए परीक्षण में, किसी रोग के निदान में, आनुवंशिक अनुसंधान में, ये सब इसका हम लोग यूज करते हैं। दूसरा बात करें प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए की, तो प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए की विशिष्ट अनुक्रम यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान कर काटते हैं। दूसरा ये डीएनए के टुकड़ों में विभाजित करते हैं जिससे पुनर्योगज डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना संभव होता है। इसका उदाहरण की बात करें तो इक्वार1, हिंड3, BAM-H1। ठीक है, उसके बाद बात करें काइटिनेज की, तो यह एक एंजाइम है जो काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड को तोड़ता है। काइटिन फफूंद में पाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग फफूंद की कोशिका भित्ति को तोड़ने और डीएनए को निकालने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेदभाव करेंगे। भेदभाव यानी करें भेद अंतर करेंगे। पहला है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए के बीच। दूसरा आरएनए और डीएनए के बीच। और एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बीच आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए और मतलब यहाँ पे पहला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए छोटा वृत्ताकार डीएनए
यहाँ पे नजमी डीएनए, 1 मिनट रुकिए। तो अंतर लिखिएगा कि प्लाज्मिक डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए से छोटा, वृत्ताकार डीएनए अनुलंबा रेखीय डीएनए बैक्टीरिया में पाया जाता है। सभी सजीवों की कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाता है, कोशिका विभाजन के साथ प्रतिकृति बनाता है, और कुछ जीन जैसे कि प्रतिरोधी जीन ले जाता है और अधिकांश आनुवंशिक सूचना को रखता है। ठीक है। उसके बाद आरएनए डीएनए के बीच एकल सूत्री यानी सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। शर्करा इसमें पाया जाता है आरएनए में राइबोज शर्करा, और इसमें शर्करा पाया जाता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए का आधार होता है AUGC और डीएनए का आधार होता है ATGC। ठीक है। और अस्थायी सूचना वाहक होता है आरएनए, और ये जो है डीएनए अस्थायी अनुवांशिक सूचना वाहक होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज के बीच। तो एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के छोर यानी इंड्स को काटते हैं, और एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के बीच से काटते हैं। ठीक है। और एक्सोन्यूक्लिएज एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं और डीएनए जो है खंडों में विभाजित करते हैं। एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए की मरम्मत में सहायक होते हैं, और एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम के प्रयोग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और लिखकर याद कर लीजिए। ये रहे आपके टोटल क्वेश्चन। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें।